राम मंदिर ऐसे कैसे हो सकता है? शिवी तो शिव मंदिर में इंतजार कर रही थी ना आपका। नैना अर्जुन की बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक चुकी थी। वहीं तो मैंने शिवांगी को राम मंदिर आने के लिए कहा था, लेकिन अचानक से मेरा मैसेज कैसे बदल गया मुझे यही नहीं समझ आ रहा। इसलिए मैंने राघव को जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता करने के लिए कहा है कि सालों पहले शिवांगी के पास गलत मैसेज कैसे पहुंचा था। लेकिन अभी मुझे दिल्ली जाना होगा, ये तो मैंने तुम्हें रात को ही बता दिया था। अगर तुम लोग भी साथ चलना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन बोला। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ दिल्ली आएंगे। लेकिन फ्लाइट की टिकट इतनी जल्दी कैसे बुक होगी? नैना बोली। उसकी चिंता मत करो, मैंने कल ही राघव से कहकर टिकट बुक करवा लिया था। लेकिन हम फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से जा रहे हैं। ट्रेन से? क्यों? नैना ने कहा। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि इतना अमीर आदमी होकर भी आखिर अर्जुन ट्रेन से क्यों सफर करने जा रहा है। बल्कि वे तो आराम से फ्लाइट से मुंबई, मुंबई से दिल्ली जा सकता है। जहां तक मेरा अंदाजा है, जिन लोगों ने मुझे और शिवांगी को दूर किया है वे जरूर इस वक्त भी मुझ पर और शिवांगी पर नजर रखे होंगे। इसलिए हम ट्रेन से जाएंगे ताकि वे लोग इसी गलतफहमी में रहे कि हम फ्लाइट से आ रहे हैं। अर्जुन की बात नैना बखूबी समझ गई। उसे पता था कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी शिवांगी की सुरक्षा है, क्योंकि अभी तक उन्हें अतीत का वे राज नहीं पता चला था, जिसकी वजह से शिवांगी और अर्जुन के बीच गलतफहमियां पैदा की गई थी। कब निकलना है? नैना ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने तुरंत नैना के सवाल का जवाब दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद। ओके। नैना ने इतना कहा और अर्जुन के स्टडी रूम से बाहर चली गई। रागिनी ने अभी भी शिवांगी को बातों में उलझाकर रखा हुआ था ताकि शिवांगी नैना के बारे में ना पूछे, लेकिन फिर भी कई बार उसने नैना के बारे में सवाल जवाब करने शुरू कर दिए थे। जब शिवांगी ने नैना को आते हुए देखा तो उसने इस पर रागिनी से सवाल न करके नैना से सवाल किया। कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं, यही थी। तुम्हारा इतना बड़ा घर है, सोचा तुम्हारे इस बड़े से घर को देख लूं। ना जाने कब मौका मिले फिर यहाँ आने का और तुम्हारी इस बड़े से घर को देखने का, नैना ने कहा। नैना की बात सुनकर शिवांगी ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सर हिला दिया। अभी तक सिर्फ 5 मिनट गुजरे होंगे कि अचानक से व्हाइट कोट पहने हुए डॉक्टर वहां पर आए। नैना और रागिनी की नजर जैसे ही डॉक्टर पर पड़ी तो वे तुरंत अपनी जगह से पीछे हट गईं। डॉक्टर लिविंग रूम में आए तो उन्होंने अपनी नजर इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। उन्हें इस तरह से देखकर नैना और रागिनी को समझ आ गया कि इस वक्त वे किसे ढूंढ रहे हैं। रागिनी ने कहा, आप रुकिए, हम जीजू को बुलाकर लेकर आते हैं। रागिनी बोली और नैना को इशारा किया। नैना तुरंत रागिनी का इशारा समझ गई और वे अर्जुन के स्टडी रूम की तरफ चली गई। तकरीबन 10 सेकेंड के बाद अर्जुन और नैना दोनों एक साथ लिविंग रूम में बाहर आए। डॉक्टर ने अर्जुन की तरफ देखा और उन्हें हेलो कहा। ये डॉक्टर अर्जुन के पर्सनल डॉक्टर थे जो ज्यादातर मुंबई में ही रहते थे। अर्जुन ने अपने पर्सनल डॉक्टर को शिवांगी को चेक करने के लिए बुलाया था ताकि शिवांगी जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। डॉक्टर ने अपना सूटकेस टेबल पर रखा और शिवांगी के पैर को चेक करने लगे। उन्होंने शिवांगी के पैर को थोड़ा सा इधर उधर करके घुमाया। उन्होंने धीरे धीरे करके शिवांगी से सवाल भी पूछना शुरू कर दिए। शिवांगी उनके हर एक सवाल का बखूबी जवाब दे रही थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर शिवांगी को चेक करने के बाद अर्जुन के पास गए और अर्जुन से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए मिस्टर शेखावत, मिसेस शेखावत बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप बेफिक्र होकर ट्रैवल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इनके पैर पर ज्यादा दबाव ना पड़े। थैंक यू डॉक्टर, अर्जुन ने कहा। डॉक्टर ने शिवांगी के पैर का प्लास्टर भी चेंज कर दिया और शिवांगी के सर पर लगी हुई पट्टी हटा दी। हालांकि शिवांगी के सर का घाव तो जल्दी भर गया था, लेकिन पैर का घाव अभी भी ताजा था। शिवांगी को देखने के बाद डॉक्टर वहां से तुरंत चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद अर्जुन ने तीनों लड़कियों की तरफ देखा और कहा, हम कुछ ही देर में दिल्ली जाने के लिए निकल रहे हैं। अर्जुन ने इतना कहा और अपने रूम की तरफ चला गया। वे रूम में पहुंचा और तुरंत अपना और शिवांगी का सामान एक सूटकेस में रखने लगा। उसने शिवांगी का सामान कल रात ही शिवांगी के घर से मंगवा लिया था, लेकिन आज वे दिल्ली जा रहा था। नैना और रागिनी ने भी दिल्ली जाने के लिए अपना सामान आज सुबह ही एक नौकर से कहकर मंगवा लिया था। नैना और रागिनी दोनों दिल्ली में अपने पेरेंट्स के पास जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले वे शिवांगी की बहन गायत्री से मिलना चाहती थी। वे दोनों उनकी शादी में भी नहीं जा पाई थी। देखते ही देखते पूरा 1 घंटा बीत गया और वे सभी मेंशन के बाहर अपनी अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। अर्जुन और शिवांगी अलग गाड़ी में थे, नैना और रागिनी अलग गाड़ी में। नैना रागिनी की तरफ मुंह बनाकर बोली, क्या यार, हम लोगों को अकेले बैठा दिया, बिल्कुल बोर हो जाएंगे। पूरे रास्ते कोई मस्ती कोई मजाक नहीं। रागिनी बोली,
तो क्या तुम्हें शिवी के साथ बैठना था क्या? बिल्कुल, उसके साथ बैठना था। अगर उसके साथ होती तो कितना मजा आता ना। हम उसे कितना परेशान करते और बेचारी तो कुछ कह भी नहीं पाती। नैना हंसते हुए बोली, हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो। जीजू के सामने उसे परेशान करने में सच में बहुत ही मजा आता है। रागिनी ने भी नैना की बात में हामी भरी। अगले ही सेकंड उनकी गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। कुछ देर पहले जो रागिनी और नैना काफी मस्ती कर रही थी और आपस में एक दूसरे को परेशान कर रही थी, अब नैना काफी सीरियस होकर लगातार आ जा रहे वाहनों को और सड़क को घूर रही थी। उसे इस तरह से सीरियस देखकर रागिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने नैना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो इतना ज्यादा मस्त थी कि तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम्हें कोई दुख ही नहीं है, और तुम्हारे चेहरे पर अब इतनी सीरियसनेस क्यों है? मैं सोच रही थी। वाह, तुम सोचती भी हो? रागिनी ने नैना की बलाई लेते हुए कहा। अरे यार, आई एम सीरियस। हाँ हाँ, यू सीरियस। बताओ क्या सोच रही थी? रागिनी सीरियस होकर बोली। मैं सोच रही थी, अगर हमारी शिवी की यादाश्त होती तो क्या ही बात होती। आज कितना खुश होती ना वे अपने प्यार अपने आर्या से मिलकर। नैना बोली। नैना की बात सुनकर रागिनी की भी आंखें नम हो गई। उसे भी नैना की बात ठीक लगी। आज अगर शिवांगी को याद होता कि उसका प्यार आर्या ही उसका जीवन साथी बन चुका है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। हाँ, तुम सही कह रही हो, रागिनी ने कहा। दोनों सहेलियां बिल्कुल शांत हो गई। अब कोई कुछ नहीं कह रहा था। दोनों की नज़र सड़क पर चल रही गाड़ियों पर थी। एक तरफ नैना और रागिनी शिवांगी के यादाश्त वापस आने की बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आगे चल रही कार में शिवांगी अर्जुन के साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से बैठी हुई थी। उसे लगा था कि उसकी दोनों सहेलियां उसके साथ बैठेंगी, लेकिन ना तो नैना और ना ही रागिनी, कोई भी उसके साथ नहीं थी। इन लड़कियों को पता नहीं क्या क्या हो जाता है। जहाँ इन लोगों की जरूरत नहीं होती वहाँ बिन बुलाए मेहमानों की तरह टपक जाती है, और जहाँ पर इनकी जरूरत होती है वहाँ पर हाजिर ही नहीं होती। अब इस गाड़ी में मुझे इस जिद्दी के साथ अकेला छोड़ दिया है। अगर दोनों में से एक मेरे साथ चली आती तो क्या हो जाता? शिवांगी धीरे से बोली। अपनी सहेलियों को कोसने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन बोला। नुकसान? आपके होते हुए मुझे किसी और की चिंता सच में हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ी और खतरनाक विलन तो मेरी जिंदगी के आप ही हो। शिवांगी धीरे से बड़बड़ाई और कार के दूसरी तरफ देखने लगी। शिवांगी बोली तो धीरे से थी, लेकिन अर्जुन ने शिवांगी के धीरे कहे हुए शब्दों को भी बहुत ही अच्छे से सुन लिया था, क्योंकि उसकी नजरें और कान पूरी तरह शिवांगी के ऊपर ही फोकस थी। बहुत गलत बात है शिवांगी, अर्जुन ने कहा। शिवांगी के मुंह से गलत बात का जिक्र सुनते ही उसे वे देखने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त ऐसे एक्सप्रेशन छाए हुए थे मानो वे अर्जुन के कहे हुए शब्दों का मतलब नहीं जान पाई। क्या मतलब है आपका? क्या क्या है मैंने ऐसा गलत आपके साथ? बल्कि जो भी गलत हुआ है वे मेरे साथ हुआ है ना। जबरदस्ती मुझे आपके साथ शादी करनी पड़ी, जिसे मैं जानती भी अच्छी तरीके से नहीं। मजबूरी में मुझे आपके साथ रिश्ता बनाना पड़ा, लेकिन मुझे क्या पता था वे मजबूरी मेरे सामने ऐसे ऐसे सिचुएशन लाकर रख देगी कि नाटक को मुझे हकीकत में करना होगा। कहाँ मैं आपके सिर्फ कहने के लिए मंगेतर थी, लेकिन अब असली की बीवी बनकर रह गई हूँ। शिवांगी बिना सोचे समझे बोले जा रही थी। अर्जुन शिवांगी के बोले हुए शब्दों में अपने लिए गुस्सा साफ सुन पा रहा था। अर्जुन शिवांगी का बात सुनकर उसके हाथों को पकड़कर उसे अगले ही पल अपने करीब करते हुए बोला, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। शादी मैंने डंके की चोट पर की है, तुम्हारे चाचा से परमिशन लेने के बाद की है। इसलिए अभी जो शादी कागजों पर है, मजबूर मत करो कि उसे मैं पूरी रस्मों रिवाजों के साथ दुनिया के सामने करने के लिए तैयार हो जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने हमारी शादी के बीच लगाकर रखा है ना, उसे तोड़ने में भी मुझे बिल्कुल नाखुशी नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने वादा किया था कि हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट शादी रहेगी, शिवांगी तपाक से बोली। हाँ, बेशक मैंने वादा किया था, लेकिन वादा तो तुमने भी किया था ना, अर्जुन बोला। मैंने क्या वादा किया था? शिवांगी आंखें छोटी करते हुए बोली। यही कि मैं और तुम एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। तो जरा सब मुझे बताओगी कि रात को मुझे किस कौन कर रहा था? ये शब्द जैसे ही शिवांगी के कानों में आए, शिवांगी चौंकते हुए अर्जुन की तरफ देखने लगी। उसे अंदाजा तक नहीं था कि रात को जो हरकतें उसने की थी उसके बारे में अर्जुन को पता होगा। शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था कि वे अर्जुन के सवाल का क्या जवाब दे। कल रात शिवांगी रात को अचानक से जग गई थी।
उसे नींद नहीं आ रही थी और उसने अपने बगल में लेटे हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन सोते हुए उसे काफी हैंडसम लग रहा था। हालांकि वे उसे किस नहीं करना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों शिवांगी अपने आप ही उसकी तरफ खींचती हुई चली गई और अपने नाजुक होठ बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन के होठों पर रख लिए। लेकिन अगले ही 2 सेकंड के बाद उसने अपने होठ अर्जुन के होठों से दूर कर लिए और चादर तानकर फिर से लेट गई। जैसे ही वे लेटी, उसके अगले ही पल अर्जुन ने अपनी आंखें खोल दिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान छाई हुई थी। बताओ ना, अभी तो तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट शादी के बारे में बता रही थी और मुझे क्या कह रही थी कि हम एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। मुझे बताओ कि तुम्हें टच करने के साथ साथ किस करने का हक किसने दे दिया? अर्जुन ने सवाल किया, लेकिन शिवांगी क्या जवाब देती? उसे तो खुद पता नहीं था कि उसने रात को ऐसा क्यों किया। वे क्यों अर्जुन के इतना करीब चली गई? उसने आखिर क्यों अर्जुन को किस किया? वे तो खुद इस बात का जवाब अपने आप से ही पूछ रही थी। अर्जुन ने देखा कि शिवांगी उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही, बल्कि हिचकिचा रही है। तो उसने जानबूझकर शिवांगी को परेशान करने का तरीका ढूंढ लिया और उसने धीरे से शिवांगी के बालों को उसके कानों के पीछे किया और उसके करीब जाते हुए बोला, मुझे अपनी किस वापस चाहिए। व्हाट? शिवांगी जोर से बोली। क्या सुनाई नहीं दिया? कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मुझे मेरी किस वापस चाहिए, अर्जुन ने कहा। किस वापस? लेकिन वे कैसे? शिवांगी हिचकिचाते हुए बोली। ऐसे। अर्जुन ने शिवांगी को अपने और करीब कर लिया और अपने होठ उसके होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। इस वक्त अर्जुन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि गाड़ी में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है, क्योंकि उसने पहले ही गाड़ी के पर्दे लगा दिए थे, जिसकी वजह से उसके और ड्राइवर के बीच एक लकीर खींच चुकी थी। गाड़ी की पिछली सीट पर क्या हो रहा था वे ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये सब में शिवांगी पूरी तरह से हैरान थी। उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। तकरीबन आधे घंटे के बाद सभी लोग स्टेशन पहुंच गए। अर्जुन ने शिवांगी को मेडिसिन दे दिया था, जिसकी वजह से शिवांगी सो चुकी थी। अर्जुन ने शिवांगी को अपनी बाहों में उठाया और सीधा स्टेशन के अंदर चला गया। इस वक्त स्टेशन के अंदर काफी ज्यादा भीड़ थी। अर्जुन और उसके सभी साथियों के चेहरे पर इस वक्त मास्क लगा हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी उन्हें पहचान नहीं रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेन भी दिल्ली जाने वाली स्टेशन के लिए प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची थी। इसलिए अर्जुन और बाकी सभी ज्यादा देर न रुकते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच गए और गाड़ी के अंदर अपनी अपनी जगह को ढूंढकर बैठ गए। नैना और रागिनी दोनों ने शिवांगी को सोते हुए देखा था, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने अर्जुन से कोई सवाल नहीं किया। लेकिन वे सब रिलैक्स होकर अपनी जगह पर बैठ गए। तब जाकर नैना ने अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, जीजू, शिवी को क्या हुआ? वे ऐसे क्यों सो रही है? कुछ नहीं, वे एक्चुअली डॉक्टर ने उसे नींद की दवाई लेने के लिए कहा था, लेकिन उसने ली नहीं, तो मैंने बहाने से ये कहकर खिला दी कि ये पेन किलर की दवाई है, तो बस उसी नींद की गोली की वजह से ये सो रही है, अर्जुन ने कहा। लेकिन नींद की गोली डॉक्टर ने क्यों प्रिस्क्राइब की? अगले ही पल रागिनी ने अर्जुन से सवाल किया। अर्जुन उन दोनों को घूर कर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों उसकी पत्नी के लिए इतना पॉजिटिव क्यों हो रही है। भला वे शिवांगी के लिए बुरा थोड़ी सोच रहा था। उसने जो भी किया था वे शिवांगी के भले के लिए किया था। अर्जुन ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, मैंने उसे कोई नुकसान पहुंचाने वाली दवा नहीं दी है। नहीं नहीं, हम ऐसा थोड़ी सोच सकते हैं। हमें पता है आपको शिवांगी की फिक्र हमसे भी ज्यादा है, इसलिए तो हम बेफिक्र हैं, क्योंकि आप उसके साथ हैं। वरना, ये कहकर नैना आगे की बात बोल नहीं पाई, क्योंकि उससे पहले ही अर्जुन ने उसे गुस्से वाली नजरों से देखने लगा था। रागिनी ने अर्जुन की नजरों को देखते हुए तुरंत कहा, लगता है कि हमें काफी देर हो गई है यहाँ पर बैठे बैठे, अब हमें अपनी जगह पर वापस चले जाना चाहिए। शिवांगी भी सो रही है तो हमें भी जाकर आराम करना चाहिए, रागिनी ने कहा और नैना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से दूर ले गई। अर्जुन और शिवांगी, नैना और रागिनी अलग अलग सीट पर मौजूद थे। जहां एक तरफ अर्जुन रिलैक्स होकर ट्रेन पर मौजूद था, तो वहीं दूसरी तरफ मास्क मैन को यह खबर मिल चुकी थी कि अर्जुन दिल्ली फ्लाइट से नहीं बल्कि बाय रोड जा रहा है। यह खबर उसे भी झूठी ही मिली थी, क्योंकि अर्जुन के लोगों ने जानबूझकर बाय रोड वाली खबर अपने आसपास के लोगों को बताई थी, ताकि अगर उनके दुश्मनों को उसके बारे में पता चले तो वे लोग रोड का ही पीछा करें, ना कि स्टेशन का। शाम के 5 बजे जब शिवांगी की नींद खुली तो उसने अपने करीब अर्जुन को ही पाया।
अर्जुन बेफिक्र होकर अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसे देखकर फिर से शिवांगी अपने अलग ही दुनिया में खो गई। अगर मुझे इसी तरह देखती रहोगी तो फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे मत कहना कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट शादी है और उसमें तुम्हें टच करने का हक नहीं है। अर्जुन ने ये बात अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा था। अर्जुन की बात सुनकर शिवांगी पूरी तरह से घबरा गई और वे इधर उधर देखने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोला और शिवांगी की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? गलत कह रहा हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपको इतनी गलतफहमी क्यों है? मैं आपको नहीं देख रही हूँ। यहाँ पर और भी कई चीजें हैं देखने लायक जो मैं देख सकती हूँ। शिवांगी ने अपने घबराहट को छुपाते हुए अर्जुन से कहा, रियली? ऐसा क्या है जो तुम यहाँ पर देख सकती हो? मैं भी तो जरा जानूं। अर्जुन ने ट्रेन के डब्बे के चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाते हुए कहा। बिल्कुल। ये कहते हुए शिवांगी अपनी जगह से उठकर बैठ गई। हालांकि उसके पैर में अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी अपनी बात को सही साबित करने के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार थी। शिवांगी ने ट्रेन के डब्बे के चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई और हैरान बड़ी नजरों से फिर से अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने जब उसे फिर से अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वे फिर से बोला, मान लो तुम मुझे ही देख रही थी। बेवजह झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे कैसे मान लूं कि मैं आपको देख रही हूं, जबकि मैं तो आपको देख भी नहीं रही थी। अच्छा, तो फिर इस डब्बे को देखकर तुम मुझे फिर से क्यों देखने लगी? अर्जुन ने अलग सवाल किया। वे इसलिए कि हम इस वक्त ट्रेन के डब्बे के अंदर क्या कर रहे हैं। शिवांगी ने कहा। घर जा रहे हैं? अर्जुन ने फिर से रिलैक्स होकर जवाब दिया। क्या मतलब घर जा रहे हैं? किसके घर जा रहे हैं? शिवांगी तुरंत बोली। मैं अपने घर जा रहा हूँ और तुम अपने ससुराल। अब भाई मैंने शादी कर ली तो अपने घर वालों को उनकी बहू से तो मिलाना है ना मुझे, वरना वे कहेंगे कि मैंने छुपकर शादी की है। आपके घर पर? सच में? अचानक से आपको अपने घर जाने का क्या इरादा बन गया? अचानक से या फिर प्लान करके? घर तो जाना था ना, क्योंकि मेरी माँ मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई हैं, इसलिए मुझे उन्हें जल्दी से जल्दी ये बताना है कि मेरी शादी हो चुकी है। अर्जुन बोला। तो उसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? फोन पर भी बता सकते हैं ना। शिवांगी को काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। वे पहली बार अपने ससुराल जा रही थी और उसे ये बात बहुत ही अचानक से पता चली। इसके बारे में उसे अंदाजा तक नहीं था। इतना घबरा क्यों रही हो? हर एक लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल जाना ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अर्जुन ने काफी रिलैक्स माइंड होकर शिवांगी से कहा। शिवांगी को ससुराल जाने से डर नहीं लग रहा था, बल्कि ससुराल में रहने वाले लोगों से डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ कैसे कैसे लोग होंगे। क्या वे उन लोगों के साथ एडजस्ट कर पाएगी? उसने अर्जुन से ज्यादा कुछ नहीं कहा और खिड़की की तरफ अपना मुंह फेरकर शांति से बैठ गई। अर्जुन भी उसके दिल में चल रही इस उलझन को अच्छे से समझ पा रहा था। वे खुद से बोला, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी दीदी भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। लेकिन इस वक्त उन्हें भी तुम्हारी शादी का कुछ पता नहीं है। अगर उन्हें शादी का पता चलेगा तो वे बेहद ही खुश होंगी। दूसरी तरफ चेहरे पर मास्क लगाए हुए मास्क मैन ने अपने सभी लोगों से अर्जुन के बारे में पता करने के लिए कह दिया था, लेकिन उसे अभी तक अर्जुन के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। इस वक्त वे एक कमरे में बैठा हुआ था, जहाँ पर सिर्फ एक लाल रंग का छोटा सा बल्ब जल रहा था। उस आदमी ने टेबल पर रखे हुए सामानों को फेंकते हुए गुस्से से कहा, आखिर तुम लोग करते क्या रहते हो? क्या मैं तुम लोगों को फ्री बैठने के पैसे देता हूँ, जो तुम लोग एक इंसान का पता नहीं लगा पाए? सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो अर्जुन पर 24 घंटे नजर रखी थी। पता नहीं वे मेरी नज़रों के सामने से कैसे ओझल हो गया। राका ने अपने बॉस को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त वे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर उसके जो मास्क लगा हुआ था, उसके बावजूद भी राका अच्छे से समझ पा रहा था कि उसका बॉस इस वक्त कितना ज़्यादा गुस्से में पागल हुए जा रहा है। लेकिन वे वहाँ से जा भी तो नहीं सकता था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस उसे दिल्ली जाने से रोकना होगा। अगर वह दिल्ली पहुँच गया तो राज खुल जाएंगे, और शिवांगी और उसे दूर करने का इतना गहरा राज भी मैं खुलने नहीं दे सकता। वरना जो इतने साल तक मेरे हाथ में था, वे मेरे हाथों से जाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। वे आदमी चिंता भरी आवाज में बोला। उसकी चिंता भरी आवाज सुनकर राका ने कहा, बॉस, अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है तो हम एक काम करते हैं। आखिरकार वे लोग तो दिल्ली ही गए होंगे ना, तो हमें भी दिल्ली जाकर अपना जमावड़ा लगाते हैं। जैसे ही वे लोग हमें दिल्ली में मिलेंगे, हम लोग उन पर अटैक कर देंगे, खासकर शिवांगी पर भी।
मुद्दा तो शिवांगी का ही है ना। अगर शिवांगी ही जिंदा नहीं रहेगी तो कहानी कहाँ से शुरू होगी। राका की बात सुनकर वे आदमी बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त शिवांगी का जिंदा रहना बेहद जरूरी है। अगर उसे मारना होता तो सालों पहले जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उसे एक्सीडेंट में ही मार दिया होता। लेकिन बॉस, आपने उसे मारा ही क्यों था? राका ने उलझन भरी नजरों से सवाल किया, क्योंकि उसे सच पता चल चुका था। और उसे सच का पता चलना यानी कि मेरे इतने सालों की बनी प्लानिंग पर पानी फिरना। इसलिए मैंने उसे जानबूझकर अर्जुन के फोन से गलत मैसेज भिजवाए ताकि वे गलत जगह पर जाए। और ऐसा हुआ भी। वे गलत जगह गई जहां उसे ऐसा लगा कि अर्जुन ने उसे धोखा दिया है, और वे उस धोखे में बेचैन होकर सड़क पर घूमती रही जहां पर मेरा आदमी ऑलरेडी ट्रक लेकर खड़ा हुआ था। और जैसे ही उसने शिवांगी को मंदिर से बाहर निकलते हुए देखा, उसने उसका एक्सीडेंट कर दिया। मुझे लगा था कि वे कोमा में चली जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर उसकी किस्मत ने उसका साथ दे दिया और वे कोमा में जाने की बजाय जिंदा बच गई। मैं उसे अस्पताल में भी मारने के लिए गया, लेकिन अस्पताल में जाकर मुझे पता चला कि शिवांगी ने अपनी यादाश्त खो दी है। बस मुझे इसी बात की खुशी थी कि फाइनली उसे कुछ भी याद नहीं रहा जो उसने सुना था। इसलिए मुझे भी उसे मारना ठीक नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद लॉयर आया और उन्होंने बताया कि शिवांगी के नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर दी गई है। ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई। उस लड़की के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। इतना अच्छा परिवार ढूंढा, एक अनाथ लड़की को अच्छा परिवार दिया, लेकिन उसका क्या सिला दिया मुझे। मुझे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया। उन लोगों को ना सही, उसकी सजा तो शिवांगी को मिलेगी ना। आखिर उसी की वजह से तो मुझे इतना सब झेलना पड़ रहा है। ये कहते हुए उस व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी नमी छाई हुई थी। राका अपने बॉस को पहली बार इमोशनल होते हुए देख रहा था। वे बोला, आज तो बॉस भी इमोशनल हो रहे हैं। लगता है मेरे बॉस के साथ कुछ ज्यादा ही गलत हुआ है। तो फिर हम क्या करें बॉस? अगर हम उसे मारेंगे नहीं तो आपकी मुसीबत बढ़ जाएगी। राका ने फिर से बॉस से पूछा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस वक्त उसका मरना सही ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों बॉस? क्योंकि अगर वे मर गई तो मेरी सारी जायदाद जो उसके नाम पर है वे ट्रस्ट को चली जाएगी। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर क्या करेंगे बॉस? इस वक्त तुम बस उन लोगों का पता करवाओ। आगे क्या करना है वे मैं सोच कर बताता हूँ तुम्हें। ये कहते हुए वे आदमी वहां से चला गया और राका ने तुरंत अपना फोन अपने पॉकेट से निकाला और अपने कुछ लोगों से बात करने लगा। कुछ घंटे बाद ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर आकर रुकी और सभी लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए स्टेशन के बाहर आकर खड़े हो गए। गायत्री ने पहले ही गाड़ियां भिजवा दी थी, क्योंकि उसे इतना पता चल चुका था कि अर्जुन घर वापस आ रहा है और उसके साथ ही उसकी बहन भी है। अर्जुन ने शिवांगी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। दिल्ली स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ थी इस वक्त। अर्जुन नहीं चाहता था कि शिवांगी गलती से भी उस भीड़ में शामिल हो जाए और उसका हाथ छूट जाए। नैना और रागिनी भी बेफिक्र होकर आगे चल रही थी, क्योंकि उन्हें शिवांगी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार उसके साथ उसका पति था। कुछ देर के बाद ही वे सभी लोग अपने अपने गाड़ियों में आकर बैठ गए, लेकिन इस वक्त भी शिवांगी के चेहरे पर डर की रेखाएं छाई हुई थी। अर्जुन ने प्यार से शिवांगी के गालों को छुआ और कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ सभी लोग अपने ही हैं। वहाँ जब तुम मेरी भाभी से मिलोगी ना तो सब कुछ भूल जाओगी कि तुम किसी अनजान जगह पर आई हो। शिवांगी ने अर्जुन को कोई जवाब नहीं दिया और वे फिर से बाहर की तरफ देखने लगी। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद गाड़ी एक बहुत ही बड़े से बंगले के सामने आकर रुकी। शिवांगी, अर्जुन, नैना और रागिनी सभी के सभी एक साथ गाड़ी से बाहर निकले। ड्राइवर ने सभी लोगों का सामान निकाला और वे सामान लेकर पहले ही घर के अंदर चले गए। बाकी सब एक साथ धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। इस वक्त अर्जुन और शिवांगी को छोड़कर नैना और रागिनी हैरानी से आंखें फाड़कर चारों तरफ मौजूद दृश्य को देख रही थी। वे इस वक्त गार्डन से निकल रहे थे। उस गार्डन में तरह तरह के फूल खिले हुए थे जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। वहां पर गुलाबों के फूल देखकर नैना का मन उसे तोड़ने का किया और वे तुरंत उसे तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, ठीक उसी वक्त उसके कानों में किसी की भारी भरकम आवाज सुनाई दी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? भारी भरकम आवाज को सुनकर नैना के हाथ वहीं रुक गए। उसने धीरे से अपना चेहरा घुमाया और सामने देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि गायत्री खड़ी हुई थी। गायत्री को देखकर जिस चेहरे के ऊपर कुछ देर के लिए घबराहट और डर आ गया था, वे तुरंत ही छूमंतर हो गया और नैना दौड़ते हुए गायत्री के गले से जा लगी। हेलो दी, आई कांट बिलीव दिस कि आप यहाँ पर होंगी। गायत्री ने भी नैना के सर को सहलाते हुए कहा, बेशक मेरा यहाँ होना कोई चमत्कार नहीं है।
नैना से मिलने के बाद रागिनी भी आकर के गायत्री के गले मिली, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा हैरान वहां पर कोई अगर था तो वे थी खुद शिवांगी, क्योंकि शिवांगी को उम्मीद नहीं थी कि वहां गायत्री होगी। वे अपनी जगह पर ही जमी हुई थी। गायत्री चलकर शिवांगी के पास आई और उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ? क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी दीदी यहाँ पर होगी? शिवांगी ने अपना सर ना में हिला दिया। शिवांगी को वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि गायत्री से वहां मिलेगी। गायत्री ने शिवांगी को गले से लगाया और कहा, मुझे सच में बेहद खुशी हो रही है कि तुम यहाँ आ गई। शिवांगी इतनी ज्यादा हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी बहन गायत्री से क्या कहे। कुछ देर तक दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगी रही और जैसे ही वे दोनों एक दूसरे से अलग हुई, अर्जुन ने आगे बढ़कर गायत्री के पैर छू लिए। गायत्री ने अर्जुन के कानों को हल्का सा खींचते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुमने शिवी को सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है कि उसे कुछ नहीं पता है। भाभी, दर्द हो रहा है, पहले मेरा कान तो छोड़िए, उसके बाद बता दूंगा। अर्जुन ने जैसे ही कहा, अगले ही पल गायत्री ने अर्जुन के कानों को छोड़ दिया। अर्जुन के मुंह से अपनी बहन गायत्री को भाभी कहता हुआ सुनकर शिवांगी हैरान हो गई और उसे अर्जुन की कही हुई बात याद आने लगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर सब लोग अपने ही हैं। वहां जब तुम मेरी भाभी से मिलोगी ना, सब कुछ भूल जाओगी कि तुम किसी अनजान जगह पर हो। चलो चलो अंदर चलो, यहाँ ही खड़े रहना है क्या? गायत्री ने कहा और बाकी सभी लोगों को अंदर चलने का इशारा करने लगी। गायत्री का इशारा पाते ही सभी लोग घर के अंदर की तरफ जाने लगे, लेकिन उन सभी के बीच नैना का ध्यान अभी भी बगीचे में लगे हुए गुलाब के फूलों के ऊपर थी। हालांकि नैना वे फूल तोड़ना चाहती थी, लेकिन गायत्री के वहां होने की वजह से उसने फूल तोड़ने का प्लान छोड़ दिया और सभी लोगों के साथ घर की तरफ चल दी। नैना, रागिनी और गायत्री आगे आगे चल रही थी, तो वहीं शिवांगी अर्जुन का सहारा लिए पीछे से धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि उसके पैर के चोट अभी भी ठीक नहीं हुए थे। कुछ ही वक्त के अंदर वे सभी लोग घर के चौखट के पास पहुंच गए। नैना, रागिनी और गायत्री तो घर के अंदर आ गई, लेकिन जैसे ही शिवांगी घर के चौखट को पार करने वाली थी कि एक आवाज उन सभी के कानों में गूंजी, रुक जाओ। इस आवाज को सुनते ही शिवांगी के कदम वहीं रुक गए। तो वहीं अर्जुन भी इस आवाज को बखूबी अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वे भी उस आवाज की तरफ देखने लगा। सामने खड़े होने वाले इंसान कोई और नहीं बल्कि मिसेस शेखावत थी। क्या हमारी बहू का स्वागत ऐसे सादा सिंपल सा होगा? मिसेस शेखावत की बात को सुनकर गायत्री अपनी सास की तरफ देखने लगी। उन्होंने गायत्री की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? बहू का स्वागत? मैं कुछ समझी नहीं माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? गायत्री के सवाल को सुनकर मिसेस शेखावत ने कहा, वही जो तुम सुन रही हो, इसमें समझने की क्या जरूरत है? तुम्हारी देवरानी आई है गायत्री, तो क्या देवरानी का स्वागत ऐसे सूखा सूखा करोगी? देवरानी? देवरानी का जिक्र सुनकर गायत्री हैरान भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखने लगी।